माफ कर दो मुझे, अल्लाह का वास्ता है माफ कर दे एक बार। ना चर पुत्रा मेरे मकसद नहीं पूरे होंगे ना उन्ना चर मैं किवें माफ करा। घर की दहलीज पे बैठी हैं और पता नहीं क्या सोच रही हैं और रो रही थी। मेरी वजह से रो रही थी, जो सा मैंने इनको गालियाँ निकाली, सब कुछ किया। एसएचओ फिरोजवाला की वर्दी पहन के पंचायतें लगाती है, लोगों के फैसले करती है और लोगों की इज्जतों को नीलाम भी करती है। साडी इज्जत नहीं रहन दी एसबीपी ने सानू जलील कर छड़े। साडी बच्ची नु फैर भी ने मारने शुरू कीते ने, साडे बच्चों का सामना नहीं कराया। मेरे 2 बच्चे 1.5 साल उधर रहे। ये बाहर क्यों दहलीज पे क्यों बैठी हैं? बस मैं इसे वजह तो परेशान थी। साडी बच्ची नु नशा करा के साडी बच्ची दी बर्बादी ला दी एसबीपी ने। 5 बंदे ले फिर दिए। मेरा तो दिल करता है कि पुत्रा असी जहर खा के मर गए। मैडम महविश हमारे पास आई थी, घर के हालात नहीं थे ठीक। मैडम महविश कहती है कि ये बेटी जो से मेरे घर छोड़ दे। हफ्ता भी गुजरता है, मुझसे ना गलत बातें करने ला पड़ी गंदी, कि मेरे शोर के साथ गंदा रिलेशन बनाओ। भी 2 दिन गुजरते हैं, कोक की बोतल में इसने ना मुझे गोलियां मिला के नींद की मुझे पिला दी अपने पहले शोर के पास। उसने मेरे साथ बहुत गंदे तरीके से बिहेव किया। कपड़े वगैरह मेरे वतन पे नहीं है, इसने वीडियो बनाई उसकी और मेरी। मैंने अपनी माँ को गालियाँ निकाली, बाप को निकाली, अपने बहन भाइयों को निकाली, उनको ठुड्डे मारे। मैंने कहा मैंने आप लोगों के साथ नहीं। कौन सा नशा लगा दिया? आइस का लगा दिया, शराब का लगा दिया। फिर एक लाहौर से एक आदमी आया पुलिस वाला, कहती है इसके साथ गलत संबंध बनाओ, इसके साथ वीडियो वगैरह बनानी है। मैंने जब इनकार किया तो उसने उधर मौके पे खड़ी होती ने मेरे हाथ में गोली चला दी। इस गोली लगी की हालत में उसने मेरे साथ गलत काम करवाया। उसने मेरी वजह से घर में कैमरे लगा दिए, यहाँ तक कि वॉशरूम के दरवाजे के सामने भी कैमरे लगे थे। 2 शादियां इसकी? 3 है जी, 3 जो से रजिस्टर्ड हुई हैं, 2 जो से कहते हैं मुँह से की हुई हैं। तीनों को पता है कि हमारी सबकी बीवी है? नहीं, तीनों को नहीं पता। मुझे कहती है पैसे ले लो, सुलह कर लो, इस तरह के बयान मत दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरी इज्जत चली गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, मैं फिरोजवाला में मौजूद हूं और यहाँ पे एक बाअसर खातून जिसका नाम महविश है और इतनी बाअसर है, इतनी ताकतवर है कि एसएचओ फिरोजवाला की वर्दी पहन के पंचायतें लगाती है, लोगों के फैसले करती है और लोगों की इज्जतों को नीलाम भी करती है। ये एक खातून ये अपने घर के सामने बैठी बूढ़ी अम्मा पागलों की तरह रो रही है, तो आप इसको देखें। अम्मा जी, एसबीपी ने साडी इज्जत नहीं रहन दी। एसबीपी ने सानू जलील कर छड़े। एसबीपी कोई तनखा नहीं दिती। साडी बच्ची नु फैर भी ने मारने शुरू कीते ने, सारा कुछ और साडे खिलाफ ही चलती रही। साडी बच्ची दा सामना भी नहीं सी कराउंदी। पुत्रे मैं कराची हाँ, मैं फलानी जगह ते हाँ, साडे बच्चों का सामना नहीं कराया, सानू कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। आपने अपनी बेटी को महविश के घर पे काम पे छोड़ा था? जी जी। कितनी तनख्वाह पे छोड़ा था? 30,000, 1 रुपया भी नहीं इसने दिया। कितने देर उसने उसके घर पे काम किया? 1.5 साल मेरे 2 बच्चे 1.5 साल उधर रहे। आप ये बाहर क्यों दहलीज पे क्यों बैठी हैं घर? बस मैं इसे वजह तो परेशान, मेरे बच्ची ने इज्जत खराब कर दी है इस बीबी ने। मैं तंग आ गई, कोई पुलिस नहीं इनू फड़दी, कोई कचहरी नहीं इनू फड़दी, कोई इहदे नज़दीक नेड़े नहीं जाता। किते एसएचओ बनी, किते चेयरमैन बनी है, वर्दियां पा के गरीबां गरीबां लोगों के घर लुटदी है, बर्बाद करती लोगों के घर, प्रॉपर्टी च 2 नंबर अगे पैसे रख के लोगों को नशे करा के ये लोगों दी इज्जत लुटदी है। एक न्यूज़, आपके घर आपका बेटा आ गया है, मेरे साथ उठ के अंदर चलेंगी आप? आए मेरे साथ चलें, आप माँ को अंदर लेके चलते हैं और नाज़रीन आपको इनके घर के वो असल हकायक दिखाता हूँ, वो मनाज़र दिखाता हूँ। और ये वो मनाज़र हैं जो पुलिस देखती है, जो फिरोजवाला और ज़िला शेखुपुरा की पुलिस देखती है तो शायद इस खातून को पुलिस प्रमोट करने पे लगी हुई है। लेकिन इस बूढ़ी माँ का क्या कसूर है? इसने अपनी बेटी को काम के एवज जो है उसके घर पे छोड़ा और उसके बाद इसकी बेटी के साथ क्या सलूक किया गया, ये इस घर की बर्बादी के मनाज़र ज़रा आप देखें। इनका कहना है कि मैंने अपनी बेटी को जो है वो काम के लिए महविश के घर पे छोड़ा कि मेरे घर के हालात ठीक नहीं है, बेटी काम करेगी, 30,000 रुपये सैलरी भी आएगी। लेकिन 1.5 साल महविश ने इनकी बेटी से इनको नहीं मिलाया, कोई चीज नहीं दी, सामने भी नहीं किया। साडी बच्ची नु नशा करा के साडी बच्ची दी बर्बादी ला दी इस बीबी ने, सामने भी नहीं करांदी सी। मैं दुबई में हूँ, मैं अम्मा फलाने घर में हूँ, 5 बंदे ले फिर दिए, ये लोगों ने ब्लैकमेल कर दी पुलिस की वर्दी पा के, किते चेयरमैन बनी, किते कुछ बनी। पर लिहाजा साडी कोई पुलिस नहीं सुनी, कोई कचहरियां नहीं सुनी, लगी समझ। ते साडी ये रिक्वेस्ट है, ये अंदर जाए, इनू सजा भोगे,
ਲੱਗੀ ਸਮਝ ਸਾਡੀ ਇਹਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਈਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲੋਂ। ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲੋਂ। बिल्कुल बूढ़ी माँ फरियादें कर रही है और पुलिस के आगे अपना मुकदमा रख रही है, लेकिन उसके मुताबिक, उसके दिल के मुताबिक इनकी बिल्कुल भी सुनी नहीं जा रही। तो मैं असल हकायक जो हैं वो आपके सामने रखूंगा। तो चलें आए उस बच्ची की तरफ चलते हैं और वो तमाम हकायक जो आज तक आप लोगों के सामने नहीं आ सके, मैं तमाम हकायक आपके सामने रखूंगा। इस वक्त मेरे साथ 16 साला सायरा मौजूद है और सायरा के साथ ये सारा वाकया पेश आता है। बूढ़ी माँ घर के हालात ठीक करने के लिए अपनी बेटी को महविश के घर भेजती है और 30,000 रुपया सैलरी डिसाइड होती है और उसके आगे क्या सारा सिलसिला चलता है ये सायरा की ज़बानी ही जानते हैं। नाज़रीन, मैं आपको एक दफ़ा फिर बताता चलूँ, पंजाब में रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए वाक़यात जो हैं वो आप देख रहे हैं और सीसीडी बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नज़र आ रही है। तो आज का जो मामला और आज की जो कहानी है, एक हव्वा की बेटी की कहानी है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ और इस पे देखा जाएगा कि सीसीडी क्या एक्शन लेती है। तो बात करते हैं सायरा के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सायरा, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपकी वालदा ने आपको 30,000 रुपये तनख्वाह के एवज जो है वो महविश के घर छोड़ा। जी। कितना अरसा आपने काम किया? 1.5 साल। 1.5 साल काम किया। अब ये 1.5 साल कैसे गुजरता है, ये सारी कहानी बताएं। 1.5 साल इस तरह गुजरता है। मैडम महविश हमारे पास आई थी, घर के हालात नहीं थे ठीक, बहन को फायर लगा हुआ था। तो बड़ा बनोई जौन सा था हॉस्पिटल में था, उसके गले में कैंसर था। तो घर के हालात नहीं ठीक, मैडम महविश कहती है कि ये बेटी जौन सी है मेरे घर छोड़ दे 30,000 सैलरी पे। अब मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ हालात ठीक हो जाएंगे, दवाइयाँ वगैरह हो जाएंगी, खाना खुना बन जाएगा, ठीक है। उधर चली गई, वो लेगी मुझे, अम्मी छोड़ आई चली गई। लेकिन हफ्ता भी गुजरता है तो मुझसे ना गलत गलत बातें करने लग पड़ी गंदी, कि मेरे शोहर के साथ तुम इस तरह करो, गंदा रिलेशन बनाओ, गंदी दोस्ती बनाओ। लेकिन मैंने मना किया। इसने मुझे प्यार से कहा चलो ओके ठीक है, आप ना बनाओ, आपकी मर्जी, ठीक है। बाद में अभी 2 दिन गुजरते हैं तो पता नहीं उसमें ना कोक की बोतल में इसने ना मुझे गोलियां मिला के नींद की, पता नहीं कौन सी इसने मुझे पिला दी कि ये लो तुम्हारी कोक की बोतल साथ में बढ़कर कुछ दिया। तो मैंने उसको खा पी लिया। बाद में थोड़ी देर बाद नींद आ जाती है, मैं बेहोश हो जाती हूँ। ये मुझे अपने दूसरे घर में ले जाती है, अपने पहले शोर के पास, शकील के पास। उसने मेरे साथ बहुत गंदे तरीके से बिहेव किया, मतलब कपड़े वगैरह मेरे वतन पे नहीं है। इसने वीडियो बनाई उसकी और मेरी दोनों की, बना के जब मैं होश में आई इसने मुझे वो पूरी वीडियो दिखाई। मैं हैरान होगी कि मैं इस ऐसे गार्डन से उधर कॉलोनी वाले घर कैसे चली गई। आपके घर से कितनी दूर रहती है महविश? ये सामने ऐसे गार्डन में रहती है। वो ऐसे गार्डन के अंदर रहती है? जी, ऐसे गार्डन के अंदर रहती है वो। तो मैं हैरान होगी कि मैं इधर क्या लेने आई। मैंने जब सवाल किया उसने मुझे वो पूरी वीडियो दिखाई। कहती है ये देख ले, अब तूने किसी को या तुमने कोई बात मेरी टाली या किसी को उस तुम। वीडियो में आप बेहोश थी? मैं बिल्कुल बेहोश थी, मुझे कोई पता नहीं था। उस वीडियो में इसका खावंद आपके पास था? जी, खावंद इसका मेरे पास था, इसने खुद बनाई थी, ये पास खड़ी हुई थी। बाद में वो वीडियो दिखा के इसने मुझे ब्लैकमेल किया, काफ़ी ज़्यादा मारती भी थी, बहुत ज़्यादा। घर वाले आए थे 2-3 दफ़ा लेने के लिए, लेकिन मैं डर जाती थी, कहती भाइयों को मार दूँगी तुझे, तेरे भाइयों को मार दूँगी दोनों को। लेकिन मैंने इनको कुछ भी नहीं बताया क्योंकि ये मेरे पास बैठी होती थी तब। उसके बाद काफ़ी अरसा हो गया, घर वाले मिलने आते थे, ये मिलने नहीं थी देती। मुझे खुद नहीं था पता चलता कि मेरे भाई घर वाले हैं। घर वालों ने कट किया कि यार ना हमें ये तनख्वाह देती है, ना हमारी ये बेटी वापस करती है। बड़ा कुछ ये पता नहीं, मिलने भी नहीं देती हमारी बेटी का, हमारा चेहरा नहीं दिखाती। अम्मी ने थाने में, चौकियों में, काफ़ी लोगों के डेरों पे कट किया, लेकिन मैंने अपने घर वालों को गालियाँ ही निकाली। अपनी आपने अपनी माँ को गालियाँ निकाली? माँ को निकाली। क्यों निकाली? निकाली क्योंकि इसने मुझे नशे पे लगा दिया, तवीत ये मेरे ऊपर करने लग पड़ी। कौन सा नशा लगा दिया इसने? आइस का लगा दिया, शराब का लगा दिया, ठीक है। उसके बाद पता नहीं, क्या महविश खुद भी आइस पीती है? खुद भी पीती है, शराब भी पीती है, आइस भी पीती है। तो खुद लोगों के साथ भी इसके गलत संबंध है, मतलब इसके घर आके सोते भी हैं, रहते खाते पीते सब कुछ करते हैं। उसके बाद घर वालों, मैंने अपनी माँ को गालियाँ निकाली, बाप को निकाली, अपने बहन भाइयों को निकाली, उनको ठुड्डे मारे। मैंने कहा मैंने आप लोगों के साथ नहीं जाना, आप लोग गलत हो, मैंने नहीं जाना, सब कुछ महविशी है, मेरा सब कुछ लगती है महविशी है। बाद में जब मेरे तकिए के नीचे से तवीत निकले, मैंने उस लड़की से पूछा, मैंने कहा ये तवीत कहाँ से आए शानजा। मुझे पहले ये बताओ कि आपको जिस वक्त वो शराब पिलाती थी उसके बाद
आप मदहोश हो जाते? दोष हो जाती थी, मतलब जैसे वो कहती थी मैं वैसे ही करती थी। जो वो कहती वो कहती थी रात है तो मैं कहती थी रात है, वो कहती थी दिन है तो मैं कहती थी दिन है। वो कहती थी ये करना है, मैंने कहा करना है, करवाना है, करवाना है। सब कुछ उसके कहने पे चलने लग पड़ी, मतलब कि जैसे सबके कहने बच्चा एक छोटा सा पलता है, माँ बाप के कहने वैसे इसने मुझे कर लिया था। मैं कहने लग पड़ी नहीं यही है, मैडम ही है, मैडम मेरे लिए सब कुछ, मैडम ही अच्छा सोचती है। लेकिन ये नहीं था पता ये बुरा सोचती है मेरे लिए। जब मेरे तकिए के नीचे से तवीत निकले, मैंने सवाल शानजा से किया, उधर जो सी लड़की रहती है, मैंने कहा शानजा ये कहाँ से निकले हैं? कहती ये मैडम ने मुझसे रखवाए थे तुम्हारे तकिए के नीचे, वैसे तुम्हारी हिफाजत करने के लिए। मैंने जब उनको जलाया, मैंने कहा ये चीज़ें अच्छी नहीं होती घर में, इनको जला देते। कहती नहीं दे दे तो वापस, मैंने उसे खींच के जला दिए। फिर मेरा दिल करे मैं इसको मारूं, मेरा दिल करे मैडम को पकड़ के मैं मारूं, उसके ऊपर मुझे खिंचियाँ आए, मेरा दिल करे इसको धक्के दूं, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। फिर घर वाले आए, फिर एक लाहौर से एक आदमी आया पुलिस वाला, कहती है इसके साथ गलत संबंध बनाओ, इसके साथ वीडियो वगैरह बनानी है तुम्हारी इस तरह लेकिन मैंने उधर मौके पे इसको मना उसके किया। घर में जहाँ आप रहती थी वहाँ पुलिस वाले आते थे? पुलिस वाले भी आते थे, काफ़ी लोग आते थे। तो महविश क्या काम करती थी? प्रॉपर्टी का काम साथ में मिलाया हुआ है इसने। वो भी धोखे से की कर रही है, वो भी धोखा दे रही है सब लोगों को। जब पुलिस वाला आया तो मैंने जब इनकार किया तो उसने उधर मौके पे खड़ी होती ने मेरे हाथ में गोली चला दी, मतलब फायर मार दिया। उसके हाथ में पिस्टल था, उसने आपको गोली भी लगी हुई है? गोली लगी हुई है हाथ कहाँ पे। कहाँ लगी हुई है? ये हाथ पे लगी बिल्कुल नाज़रीन, ये देखें, ये इस बच्ची के जो है ये हाथ पे फायर भी मारा गया है। हड्डी नहीं जुड़ी। अच्छा, ये गोली महविश मैडम ने खुद मारी आपको? ये मैडम महविश ने खुद मारी। क्यों मारी? नहीं जुड़ी, क्योंकि मैंने उनको मना किया था कि पुलिस वाले के साथ ये मैं नहीं करूंगी। मतलब आपके साथ मज़ामत भी करती थी जब आप किसी चीज़ से मना करती? जी, उसके बाद मुझे नुआशू हॉस्पिटल ले गई। सारे रास्ते में मुझे यही कहती गई कि कहना है यहाँ पर कोई और चीज़ सुबह बजाए बर्फ़ तोड़ने वाला, कुछ भी नहीं और हुआ। मैंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा ये ब्लैक ब्लैक सारी फिंगर ब्लैक हुई है, अबरूद लगा हुआ था। इसने कहा काम कर रही थी तो वहाँ सुआ लग गया। जब उन्होंने मुझे वो दी गोलियाँ दी नींद की कि इसको दर्द ना हो, घर में जब वापस आई घंटे बाद ये मुझे घर ले आई। उन्होंने कहा आपके घर आपकी वालदा को पता लग गया था कि आपको गोली लगी है? नहीं था पता लगा। क्यों? क्योंकि भाई भी उधर रहता था, अब्दुर्रहमान उधर रहता था, लेकिन उससे भी नहीं थी बात करने मतलब देती। उस घर में आपका भाई रहता था, उससे भी मुलाकात नहीं होती? नहीं थी, क्योंकि उसने मेरी वजह से घर में कैमरे लगा दिए, वॉइस कैमरे, कि ये अपने भाई के पास बैठे कोई बात करे इसकी आवाज़ भी मेरे कानों तक आए, इसकी तस्वीर भी आए हर जगह पे। यहाँ तक कि वॉशरूम के दरवाजे के सामने भी कैमरे लगे थे, कमरों के दरवाजे के भी सामने कैमरे लगे थे। उसके बाद जब मैं वापस आई, उन्होंने मुझे गोलियां दी हुई थी नींद की कि इसको दर्द ना हो, खींचना पड़े। वापस आई नींद की हालत में, इस गोली लगी की हालत में इसने मेरे साथ गलत काम करवाया। वीडियो इसने बनाई, बाद में इसने मुझे दिखाई, कहती ये देख तेरे घर वालों को दिखा दूंगी, तेरे भाइयों को मार दूंगी, मैं तेरे साथ बड़ा बुरा करूंगी। लेकिन मैं ये कहती थी मैं किसी को कुछ नहीं गोली बताऊंगी। लगे की हालत में किसके साथ आपका उसमें? पुलिस वाले के साथ। कौन था पुलिस वाला वो? उसको मैं पहचानती नहीं, रोज वाले का था? कहाँ से था? मैं पहचानती नहीं, लाहौर से आया था। ठीक है, तो लाहौर से आया, मैं पहचानती नहीं, ना मुझे उसके नाम का पता है किसी का। आपके सामने खड़ी होके इसने पुलिस वाले को कहा कि आप इसके साथ ज्यादती और करो? पुलिस वाले के सामने ही गोली मारी इसने। यहाँ तक कि पुलिस वाले ने भी कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि इसके घर में वर्दी है पुलिस वाली, जो ये पहन के टिकटॉक भी चलाती है, शेयर करती है। उसके बाद इसके घर में असला है गैर कानूनी। आपने खुद अपनी आंखों से कभी देखा कि पुलिस की वर्दी पहनी? हाँ, मैंने खुद भी देखा है, मेरे पास तस्वीरें उसकी मौजूद है, पुलिस वाली वर्दी में असला उसका, मतलब असला उसके बेड के नीचे पड़ा होता है। जब ये खाना खाती है तब इसके पास टेबल के ऊपर असला होता है, वॉशरूम तक भी जाती है तो इसके पास असला होता है। 3 इसको फायर लगे हैं, काफ़ी सालों के निशान मैंने देखे हैं, पता नहीं फायर है या क्या शर्रे लगे हैं, ये पूरी तरह मुझे नहीं पता। जहाँ कहती है मुझे 9 फायर लगे हैं। फिर इन्होंने मुझे खुराक अच्छी दी, मतलब कि गोश्त वगैरह, रोटी वगैरह अच्छा खिलाया पिलाया। आइस भी पीना शुरू हो गई? आइस भी कितनी दफ़ा मैंने पी है। उसने मुझे शराब जब देती थी ना, तब उसके कहने पे चलने लग पड़ी। इसने मुझे आइस पीने का कहा, मैं आइस पीने लग पड़ी। फिर इसने मुझे हवालात में भी आइस भिजवाई। जब मैं उधर से निकली, मुझे 52 तोले जेवर, 2 करोड़ रुपया, 3 राडो करिए, 2 आईफोन इसने मेरे पे डाल इस वक्त दिए। आपने कहा कि मैंने महविश के पास नहीं रहना, आपको उमर नामी लड़का आपके घर लेके आ गया, उसके बाद इसने आप पे पर्चा करवाया? पर्चा करवाया, 3 दिन बाद इसने पर्चा करवाया। हवालात में
3-4 दिन रह के कि यहाँ तक मेरे घर वाले मरम काम तक पहुँचने वाले थे। अगर ये हमारे गाँव का एक बुल्ला सावर बुलाना ना मिलता अम्मी लोगों को, तो यहाँ तक कि मैंने अपने घर वालों का चेहरा भी ना शायद देख सकती कि वो मर गए होते। आपको हवालात में बंद कर दिया। हवालात में बंद कर इसने दिया। आप हवालात में आपके लिए आइस भेजी। आइस में जी साथ धमकियाँ लगाई, कहने लगी आप लोग पैसे ले लो, मैं अब तुम्हें मार डालूंगी, तेरे भाइयों को मार डालूंगी। आइस क्यों भेजी थाने में? तो पुलिस तो बहुत क्रैकडाउन कर रही है आइस के खिलाफ। लेकिन आइस इसलिए भेजी कि जो से पुलिस वाले हैं वो सारे इसके साथ मिले हुए हैं। पुलिस वालों को ये पैसे देती है, कहती है मैं खाना भेजती हूँ, सब कुछ पुलिस वाला ये खुद रख के गया। जब मैंने पुलिस वाले से सवाल किया अंदर से निकल के हवाला से, जब मैं बाहर, वो बुला कहने लगा कि ये हमारे गांव की इज्जत है, इसको हम इतने दिन अंदर नहीं रहने देंगे। वो अपनी सबूरदारी पे अभी भी गूठे ठाने पे लगे हुए हैं। वो अपनी सबूरदारी पे हमें घर में लेके हैं दोनों को। कितने लोग इसके घर में आते थे और इनकी शादी में से कितने बच्चे हैं? पहले शोर में से 5 बच्चे है, इसके टोटल 5 बच्चे हैं, लेकिन एक दूसरे शोर में से एक छोटी बेटी है जो उसने अपने पास ही रख लिया। गुफार 2 शादियां इसकी? 3 है 3 शादियां। जी। 3 जो उनसे रजिस्टर्ड हुई हैं, 2 जो उनसे कहते हैं मुंह से की हुई हैं। तो अब्दुल गफ्फार तीनों खावंद साथ रहते हैं? नहीं, अलग अलग घर में रहते हैं। मतलब तीनों मौजूदा खावंद, एक बीवी और 3 खावंद? जी। अब्दुल गफ्फार जो है वो पहले एसएचओ था, अब्दुल गफ्फार चौधरी, एसएचओ काला खताई का। उसको भी इसने खरीद के उसके साथ भी शादी की थी। उसके अंदर से इसकी बेटी हुई, ठीक है। उसने अपनी बेटी वापस ले ली, उसने कहा मेरी बेटी वापस दे दे। अब वो बेटी उसके पास है, अब्दुल गफ्फार के पास। उसकी बीवी संभाल रही है, उसके 3 और बच्चे हैं। पहले शोर का नाम शकील है, दूसरे का नाम अब्दुल गफ्फार है, तीसरे का नाम वकार है। तीनों को पता है कि हमारी सबकी बीवी है ये? नहीं, तीनों को नहीं पता। वकार को ये पता है कि ये शकील की बीवी है और मेरी बीवी है, और लेकिन शकील को और गफ्फार को ये नहीं पता कि ये एक दूसरे की बीवी है ये। उमर आपको लेके आपके घर पे आ जाता है, उसके बाद आगे अपनी माँ को बताती हो कि मैं शराब भी पीना शुरू हो गई हूँ, आइस भी पीना शुरू हो गई हूँ, तमाम नशे जो है मुझे तंग कर रहे हैं? मैं घर वालों से छुपा रही थी, मतलब ये नशे का नहीं तिपता रही, लेकिन जब मेरी हालत खराब होने लग पड़ी, मेरे जिस्म में दर्द तकलीफ हुई इतनी ज़्यादा, नशे की तरोड़क, मेरे घर वाले फिर समझ गए। जब समझ के इन्होंने कहा पीना है, इन्होंने कहा तूने पीना नहीं है, बिल्कुल नहीं पीना है, लेकिन मैंने कहा मैं मर जाऊंगी, मुझे दो। लेकिन फिर भी डरती मारी इनसे मांगती थी। फिर इन्होंने मेरी खुराक अच्छी की, खाना पीना, तो मुझे नशे पे लगा दिया, इसने मुझे बर्बाद कर दिया। फिर ये हॉस्पिटल मुझे लेके गई, इसने वहाँ पर मुझे पता नहीं कौन कौन से टीके लगवाए हैं, 3-4 गोलियां दी है, जहाँ से मेरा अंदर वाला सब कुछ खत्म हो गया, कि अंदर मेरे अब कुछ भी नहीं बचा है ऐसे ही। ठीक है, इसने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी इज्जत इसने सारी तबाह कर दी है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब मुझे कहती है पैसे ले लो, सुलह कर लो, इस तरह के बयान मत दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरी इज्जत चली गई है, मेरा मेरा सब कुछ चला गया। मेरे घर वाले मुझसे बुलाते नहीं है सही से, मेरी बूढ़ी माँ है, मेरा बाप है, मुझे सही से नहीं बुलाते, वो मुझसे नफरत करते हैं। क्यों? इस मैडम की वजह से मुझे नशे में लगा दिया, इसने बड़ा जुल्म किया है मेरे पे। अब कहती है मेरे खिलाफ बयान मत दो, मुझसे पैसे ले लो, करोड़ रुपया ले लो, लेकिन मैंने कहा मैंने पैसे नहीं लेने। इसने मुझे धमकी लगाई, मैंने कहा जितनी मर्जी धमकी लगानी है, लेकिन मैंने पैसे नहीं लेने। वज़ीर आला पंजाब से, आईजी पंजाब से क्या मुतालबा करो? मैं ये करूँगी, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं इसको जेल में देखना चाहती हूँ, दूसरी लड़कियों को भी इंसाफ चाहिए। बिल्कुल नाज़रीन, ये 16 साला सायरा जो है, इसको इबरत का निशान बना के इसकी माँ के पास पहुंचा दिया गया, जिसको गालियां निकालने के लिए वो कहा करती थी। और इस बच्ची के साथ हालात जो पैदा किए गए कि ये जिस वक्त नशा करती थी, अपनी सकी माँ, अपने भाइयों और अपने घर वालों को गालियां निकालती थी। आज तक 15 से 16 दिन इसको वापस आए हो गए हैं, लेकिन इसके जिस्म के अंदर अभी भी वो असरात बाकी हैं, और इसके जिस्म में तकलीफ होती है कि मैं आइस ना पीऊँ या शराब ना पीऊँ तो मुझसे नहीं रहा जाता। मतलब एक शरीफुन नफ्स लड़की को इस तरफ इन कामों में लगा दिया। बिल्कुल नाज़रीन, आपने सायरा की सारी गुफ्तगू सुनी, सारी बातें सुनी। अब मैं एक असली मंजर आपको दिखाने लगा हूँ। 2 करोड़ की वारदात और 52 तोले सोना जिस घर के अंदर लेके आया गया है, आए जरा उसके मनाजिर भी देखते हैं। ये देखें जरा, ये लेंटर आप एक दफ़ा नज़र मार के देख लें कि इस घर के अंदर जो है वो 4 से 5 करोड़, जो महविश बेगम साहिबा ने जो क्लेम किया है, वो इस घर के अंदर 4 से 5 करोड़ रुपए का जो है वो सामान लेके आया गया है। तो इस घर के हालात आपके सामने हैं। ना जाने मेरी ये गुफ्तगू सिसरी तक पहुँचती है, सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब इस पर क्या नोटिस लेते हैं। सर, आपकी तारीफ़ें जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में हो रही हैं, इस घर को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देखें तो इस पर नोटिस लें और इनको इबरत का निशान बना दें।
नाज़रीन बिल्कुल हम लेके चलते हैं। सायरा की माँ भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद है और ये बूढ़ी माँ अपनी बेटी की राहें तकती हुई दरवाजे की दहलीज पे बैठी अपनी माँ से आप माफ़ी नहीं मांगेंगी? माफ कर दो मैडम, मेरे परिवार के मुझे माफ कर दे, माफ कर दो, माफ कर दो मुझे, अल्लाह का वास्ता है माफ कर दे एक बार माँ मुझे माफ कर दे। पत्थर हो गई माँ वो तकलीफें काट के घर आ गई है, उसको माफ़ नहीं करेंगे? अम्मी जिन्ना चਿਰ पुत्रा मेरे मकसद नहीं पूरे होंगे ना उन्ना चਿਰ मैं किवें माफ करा। आइंदा कभी इस तरह माँ से छुपाओगी कोई चीज़ें? कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, कोई बात नहीं, कोई कुछ तकलीफ भी होगी तो माँ को बताऊंगी, लेकिन माँ मुझे माफ कर दे एक दफा। आपके पैरों को पकड़िए, उसको माफ़ कर दें, बस एक दफ़ा माफ़ कर दें, उससे उससे जो गलतियाँ हो गई हैं वो माफ़ी मांगती है। पुत्रा बस ਤੁਹਾਨੂੰ मैं सारियां तकलीफां नहीं दस सकदी। ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਠਾਕ ਲਿਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਾਹਰ ਸਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ। आपकी वालदा तो घर की दहलीज पे बैठी हैं और पता नहीं क्या सोच रही और रो रही थी, क्या कहोगी? मेरी वजह से रो रही थी, जो सा मैंने इनको गालियाँ निकाली, सब कुछ किया, इसलिए वो रो रही थी। फिर भी उन्होंने मुझे घर में रखने के लिए, रहने के लिए जगह दी, खाना पीना सब कुछ दिया। मैं बताओ माँ से अजीम कोई हो सकता है? नहीं, कोई भी नहीं हो सकता। माँ जी एक दफ़ा माफ़ कर दें, हम आपके बेटे हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बेचारी मासूम को माफ़ कर दें। चलो बेटा ठीक है आंटी कर दो माफ करने वाले चलो कीता पुत्रा बस एक दफा माँ माफ कर दे। बिल्कुल नाज़रीन ये देखें, उस महविश ने इस घर का ये हाल कर दिया कि बेटी अपनी माँ के सामने आंखें नहीं उठा सकती और माँ से माफ़िया मांग रही है, लेकिन माँ जो है वो तो माँ होती है, वो फिर माफ़ कर देगी, लेकिन इस घर की बर्बादी का बायस जो है वो महविश बनी। और मैं सुहेल ज़फ़र चट्टा आईजी पंजाब से अपील करता हूँ, इस सफाक खातून को जो है वो इस तरह की सज़ा दी जाए ताकि इस बूढ़ी माँ को इंसाफ मिल सके। तो नाज़रीन मैं उमर से बात करवाता हूँ जो इसको सायरा को यहाँ पे बाहिफाजत ला के इसकी माँ के हवाले करता है। तो नाज़रीन मैं उमर के पास लेके चलता हूँ, उमर भी इस घर में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम उमर, आप ही हैं भाई? जी मैं हूँ। क्या क्या वाकया सारा, क्या चची थी आपकी, वो क्या लगती थी महविश? लेकिन वो चाची थी मेरी एक्स वाइफ की ना, तो 3 साल पहले मेरी डिवोर्स हो चुकी है उससे, तो उसने आगे शादी कर ली। मैं उसके पास जाता हूँ, अब मयारी होते हैं तो ये 2 लड़की हैं इसके पास, सहरा और शानजा, जो अब मौजूदा थी उसके पास। मुझे वो कहती है जी कि तेरी 3 साल हो गए डिवोर्स हो गई, तेरी वाइफ ने भी आगे शादी कर ली, तू भी अब आगे अपना सोच। तो मैंने कहा ठीक है आप ही जैसे आप कहती हो। उसने कहा ये दोनों लड़कियां हैं तो बड़ी अच्छी हैं, तो तू इनमें से कोई पसंद कर ले, मैं तेरी शादी करवा देती हूँ। मैंने कहा अच्छा आप अम्मी से बात कर लें, तो देखते हैं। अम्मी ने कहा चलो वो मामला ये भी ठीक है, इसने शादी तो करनी है, लेकिन ये है कि चलो देख लेते हैं। 1-2 दिन बाद ना मैंने अम्मी को कहा सहरा की ना बात करें। 2-3 दिन गुजरते ही मुझे बुलाती है अपने पास ऊपर। मैंने कहा जी आप ही। कहती मेरी बात सुन। ये मुझे एक वीडियो दिखाती है मोबाइल पे अपने, वीडियो दिखाती है इसका हस्बैंड मियाँ शकील और सहरा के साथ, नाज़बीना साथ, यानी क्या कर रहे थे? वीडियोस गलत, नाज़ेबा वीडियो? बिल्कुल गलत वीडियो थी। मतलब आपका सायरा से ज़हन हटा रही? ज़हन हटा रही। क्यों हटा रही थी? ये नहीं पता कि अगर इसकी शादी होगी तो मतलब ये इसे इससे पहले आप डॉक्यूमेंट सारे उनके नाम कर चुके हैं? कुछ भी नहीं नाम किया, सिर्फ बातचीत ही हुई थी उनके साथ। तो डॉक्यूमेंट्स उसके पास ही पड़े हैं ना, हमारे घर की हर चीज़ उसके पास पड़ी है। अब जब उसने मुझे वीडियो दिखाई ना ये वाली, कहती ये देख। मैंने कहा आप ये क्या? कहती ये लड़की नहीं सही, किरदार नहीं सही, तू इसके पीछे कह रहा है तेरी किसी और से शादी। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आती कि पहले आपने मुझे कहा नहीं इनमें से देख ले, अब जब पसंद आ गई तो आप कहते नहीं, ये क्या चक्कर है? मुझे पहले आप ना बताती हैं, यानी कि जेन में नहीं था। कहती नहीं तुझे मैंने बता रहा है, तुम यानी कि तेरे साथ मेरा बड़ा पुराना तल्लक है, ये है वो, तू समझ ले कि तो समझा रही हूँ। मैंने कहा अच्छा। अब 2-3 दिन गुजरते हैं, सहरा से मैं बातचीत कर रहा होता हूँ, वो देखती कि इसकी बातचीत नहीं ख़त्म हो रही, ये लड़ा नहीं है, उससे कुछ कहा नहीं है, तो ये एक और वीडियो दिखाती मुझे उसकी, सायरा की। वो वीडियो क्या था? वो वीडियो मियाँ शकील का भांजा था, मियाँ गुड्डू, उसके साथ। उसके साथ भी सायरा को इसने मतलब कि उन हालात में वीडियो बनाई हुई है ना इसने। कहती ये देख, ये इसकी वीडियो है, ये रिसेंट कल की है। मैंने कल की है? कहती हाँ। अब इसने तो
मुझे पता था गलत बात करी, कल की तो हो ही नहीं सकती, मैं तो नीचे ही था। और जिस रूम की वीडियो कह रही है उस रूम की तो सेटिंग ही वो नहीं है जो सेटिंग बनाई हुई थी वीडियो में। मैंने कहा अच्छा। तो कहती ये लड़की नहीं सही, बड़ी बदकिरदार है, तू इसकी जान छोड़ दे। मैंने कहा ठीक है आप ही, मैंने छोड़ दिया, आपने कह दिया ठीक है आप किसी और से जिससे मर्जी करवा दे। अब और 2-3 दिन 4 दिन गुजरते हैं। अम्मी कहती है तुझे क्या, मैंने कहा बस सहरा की वीडियो देखी, मैं बड़ा परेशान हूँ। अम्मी को भी ना उसने वीडियो दिखा दी है कि ये देखो ये आप इसको अपनी बहू बनाना चाहती है तो ये इस तरह से लड़की। अम्मी ने कहा तू क्या कहता है, मैंने कहा मुझे पसंद है, उसका माजी है, वो झूठ बोल रही है, अब नहीं है वो इस तरह की, लेकिन ये ज़बरदस्ती उसे काम करवाती है। आप उसको यहाँ से सायरा को वहां से यहाँ कैसे लेके यहाँ से ये अब इसी बात पे आ रहा हूँ। सहरा को मैं वहाँ से कैसे निकालता हूँ कि लास्ट नाइट यानी कि जहाँ आप वहाँ पे थे तो इसने मियाँ शकील ने सहरा को वीडियो कॉल की। मियाँ शकील ऐसे गार्डन नहीं आता, इमामी कॉलोनी में ही आता है। वीडियो कॉल की, वीडियो कॉल में इसको गालियाँ दी माँ बहनों की। इसको बोला कि तू वहाँ पे जो गुल खिला रही है ना, तुझे मैं आके बताता हूँ, मैं तेरी टांगे तोड़ता हूँ आके। इसको वीडियो कॉल पे कह रहा है और ये चुप करके बर्तन धो रही है। तो वीडियो कॉल बंद होती है तो मुझे कहती है उमर तू भी बाज आ जा, नहीं तो उसने तुझे भी आके इस तरह मारेगा। मैंने कहा अच्छा आपी मैं तो आपको कुछ भी नहीं कह रहा। कहती है ठीक है तू बाज आ जा। मैंने कहा ठीक है। अब इसको कहती है चल सारा मियाँ शकील अगर इधर आ गया तो इधर तमाशा लगेगा ऐसे गार्डन में, मेरी बदनामी होगी, चल मेरे साथ मियाँ शकील के घर चलते हैं। इसे लेके चली जाती है। इसे लेके जाती है तो रात के 12 बजे तक वापस आती है, शाम को 6-7 बजे जाती है। जब ये वापस आती है ना, इसकी हालत जो है ना वो इतनी बुरी हुई होती है, चला नहीं जा रहा होता इसे, यहाँ पे बिल्कुल बाजू फटा होता है, इसे मारा पीटा होता है बड़ा अच्छा खासा नज़र आ रहा होता है। लेकिन जब मैं इसे सहरा को बुलाता हूँ तो सहरा कहती है उमर चुप कर जाओ, उधर बैठ जाओ। ये जाती है ऊपर जाके बैठ जाती है। अब मुझे मैडम मैविश जो है वो बुलाती है, उमर ऊपर आप आ सुन रही आके टेरेस पे बिठाती है, मुझे वीडियो दिखाती है मोबाइल पे। मोबाइल पे वीडियो दिखाती है कि मियाँ शकील इसको चपेड़े ठुड्डे सहरा को मुक्के। सहरा ऐसे चारपाई पे मतलब कि सोफे पे बैठी हुई है और वीडियो से पता लग रहा है कि 8-10 इतने इसके सामने बैठे हैं सहरा के, और ये ऐसे करके बैठी हुई है और इसे इतना का मार रहा है कि मैं कहता हूँ बर्दाश्त नहीं हुआ ना देख के। मैंने देखी वीडियो, कहती देख ले क्या हालत हुई इसकी, ये इस तरह इसको गालियाँ दे, कहती है इसने तुझे भी इसी तरह मार पड़वानी, इसे जान छोड़ दे इसकी। मैंने कहा अच्छा ठीक है आप ही। अब वो चली जाती है, मैं इसे कहता हूँ हाँ जी बोलो। इसने कहा उमर मैंने यहाँ से जाना है, तुम मेरी मदद कर सकते हो, मुझे यहाँ से निकाल सकते हो। मैंने कहा मैं तो तुम्हें कितने दिनों से समझा रहा हूँ कि तुम पागल हो, अपने आप को क्यों बर्बाद कर रही हो इधर, ना तुम्हें ये पैसा देती है ना तुम्हें ये कुछ देती, गालियाँ चपेड़े मार पता नहीं क्या तुम। इसका ज़हन ही उसने पता नहीं किस तरह का बना दिया हुआ था, इसको बड़ी मुश्किल समझाया। अब मैं इसको सुबह 6 बजे वहाँ से लेके निकल जाता हूँ। सडनली ये हुआ कि पुलिस इधर आ गई। पुलिस इधर आई, रेट हुई, मैडम मैविश भी आई, बहुत बड़ी रेट हुई यहाँ पे। और हम दोनों को एक बहुत बड़ा गैंगस्टर और पता नहीं क्या समझ के ना मुझे उस सहरा को लेके चले गए। एसएचओ साहब के आगे पेश किया। एसएचओ को बताया जी ये देखें ये बैग है, ये शॉपर है, कुछ भी नहीं लेके आए वहाँ से। और हम लेके आए होते तो आपको नजर भी आता लोगों को। 2 करोड़ किधर रोलेक्स घड़ियाँ, किधर 52 तोले सोना। मैंने कहा हम तो एक मतलब झूठा इल्जाम लगाया और आप पे पर्चा करवा दिया? पर्चा नहीं उसकी सिर्फ एप्लीकेशन थी। हम 3-4 दिन हवालात में डीपीओ साहब के पास कोई पर्चा नहीं, को कुछ नहीं, हवालात में बंद रखा? हवालात में बंद। वालदा बोल सकती हैं आप? वालदा में डेफिनेट नाम है। आप पे भी जुल्म किया गया है? तुम्हें नाम तड़े ओ मकान मारा मकान उधर ओ फकर 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 ओ दो जा ओ मानो माता मातंडा मा पुटा उमर तट बिल्कुल नाज़रीन, कोई ये एक घर का वाकया नहीं, कितने ही घरों के चिराग गुल किए जा रहे हैं, घरों को बर्बाद किया जा रहा है। और मैविश बीबी जो है वो इन कार्रवाइयों को अभी भी कर रही हैं, उनके पास अभी भी लड़कियां मौजूद हैं, ना जाने उनके घर वाले कहाँ पे होंगे। लेकिन मैं आखिर में फिर डीपीओ शेखुपुरा, आईजी पंजाब और सीसीडी के हेड सोहेल जफर चट्टा से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर इस मामले को सीसीडी के सुपुर्द किया जाए और देखा जाए कि कौन हमारी इज्जतों को पामाल कर रहा है। बात यह है कि इस वक्त हमारे घर पे कब्जा है, हम दर बदर हैं, सायरा के घर में पनाह ली हुई है हमने। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, बिल्कुल इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। सायरा को जो आखिरी जो सायरा की गुफ्तगू मैंने सुनी है, सायरा का कहना है कि मेरा अब जीने को दिल नहीं करता,
अपनी माँ से ज़ारो कतार हो के माफ़िया भी मांगते रही है, माँ के पैरों को भी पकड़ती रही है, लेकिन माँ भी जो है वो माफ़ करने को तैयार नहीं थी और आखिरकार माँ ने माफ़ कर दिया। तो नाज़रीन, ऐसे लोगों का क्या अंजाम होता है, अब सीसीडी या हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इन मुल्ज़िमान को किस तरह निपटती है, ये तो वक्त ही बताएगा। मिलते हैं नए टॉपिक, नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।